सिलसिला जब लाल मस्जिद का ख़त्म हुआ, शादें हो गई, झगड़े हो गए, सब कुछ, उसके बाद फिर कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू के बाद कुछ दुकानें खुली, तो जो पहला जुम्मा आया ना सर, उसमें लाल मस्जिद को खोला गया। उसमें जो एक सरकारी पेश इमाम साहब आए थे नमाज़ पढ़ाने, उनको लोगों ने निकाल दिया कि जी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को लाया जाए। लेकिन मौलाना अब्दुल अज़ीज़ की जगह उसके भांजे ने इमामत की। बस वहाँ से जो वो झगड़ा शुरू हुआ, लाल मस्जिद को ब्लॉक कर दिया गया, अंदर से अंदर के लोग अंदर, बाहर के बाहर। अल्लाहु अकबर। जहाँ पे ये वकास और उमार बैठे हुए थे, इनके पीछे आके खड़ा हो नारा लगाया उसने, तो उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी शदीद किस्म का ब्लास्ट हुआ। उसके बाद तकरीबन 2 मिनट मैं होश में रहा। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई यहाँ पे ना एक गैस का सिलेंडर फटा है, उसकी आवाज़ इतनी शदीद थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, अजीब अजीब लोग चीख रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा था। तकरीबन 2 मिनट तक तो मैं होश में रहा। 2 मिनट के बाद फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तकरीबन 8 बजे, मुझे बताया गया कि यार ये वाक़या हुआ है, ब्लास्ट हुआ था, उसमें आपके कुछ दोस्त ज़ख्मी हैं, कुछ शहीद हो गए हैं। तो एक्सीडेंट ये अपर चौक में ब्लास्ट हुआ है, या फिर 4 एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड और सिकंदर रेस्क्यू फ्रॉम मारफाई राजर कंट्रोल ऑल स्टेशन, ऑल फाल्कन, ऑल ईगल्स, एम्बुलेंस तमाम जो है ना अपारा चौक में रिपोर्ट करें। वहाँ पे कोई बम ब्लास्ट की इतला मिल रही है, फिल 4 वहाँ पे तमाम अप्रोच करें। और वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या एम्बुलेंसेस वगैरह वहाँ पे पहुँच चुकी हैं?
मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात ना हो ना दिखाए। इतने सख्त लम्हा था वो कि लोग आवाज़ को बैठे। मैं खुद अपने दिल दिमाग पर काबू न रख सका और आवाज़ को बैठा कि एक गोश्त का लोथड़ा, इतना सा गोश्त का एक लोथड़ा ऐसे उठ रहा था ज़मीन से, उठ के ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। वो देखने के बाद मेरे भी आवाज़ काबू नहीं रहे, लेकिन तकरीबन 5 या 10 मिनट के 10, 12, 15 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस से यहाँ पहुँच गई। वो मालिक मकान को शक गुजरा कि यार ये बंदा रोज़ शाम को आता है, फिर वह चला जाता है, शाम को आता है, कुछ मशकूक करके देखिए। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने रेड किया तो वो उस बंदे से वो ब्रीफ केस जो है वो बारूद से भरा हुआ वो बरामद हुआ, जिसका अलहदा बारकों में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। फिर खैर उनको पकड़ा, आपने उनको चालान अदालत किया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, और भी 2-3 बंदे जो साथ थे वो भी पकड़े गए। फाइनली ये बाराकऊ में यहाँ ये जो मुल्ज़मान थे ये रेड हैंडेड, इनके पास एक्सप्लोजिव था, एक ब्रीफ केस में था। तो मुझे आई रिमेंबर कि ये वहाँ पे अरेस्ट हो गए और जो हमारी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी राइट फ्रॉम द स्पॉट इन्हीं के ख़िलाफ़ जाती थी। चुनांचे देवर आल्सो चार्ज इन केस FIR नंबर 245/2007, ये जिस पे हम बात करें, इसमें सफिशेंट एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई, ठीक है, मतलब विच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब बीइंग, अगर मैं ऐसा IO होता या सच होता तो इट वाज माय ड्यूटी टू ब्रिंग एज मच एज सफिशेंट मतलब एविडेंस अगेंस्ट द culprits so that they should not be bailed out, either bailed out or they should be acquitted in the ultimate analysis. जो मर गए उनको लाख दे के चुप कर दिया गया, जो ज़ख्मी थे उनको 50-50 हज़ार दे के चुप कर दिया गया। बाद में कोई दोबारा नाम ही नहीं सुना कि जी कौन था, कैसे आया था, किसने भेजा। तो हमारे पास उन्होंने जैकेटें दी हुई थी, हरमोट था और स्टिक दी हुई थी, पैड्स वगैरह थे, तमाम जो होते हैं सामान। एक आगे से अगर कोई शेलिंग वगैरह हो रही थी, पथराव हो रहा था, वो हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने दिया था। हम अपनी वर्दी में थे, पुलिस यूनिफॉर्म पंजाब जो है खाकी और ब्लैक शर्ट में हम थे वहाँ पे, और हरमोट था हमारे पास, जैकेट थी, स्टिक थी। अंडर ट्रेनिंग की मतलब कि जो ड्यूटी जब लगती है तो फिर वही स्टिक होती है या हेलमेट वगैरह। तो ट्रेनिंग के दौरान तो असले का तो होता है, पीरियड सिखाते हैं, लेकिन जब ड्यूटी शूटी पे भेजते हैं तो उधर तो नहीं होता, उधर स्टिक ही होती है बस। खाकी पैंट, काली शर्ट और एक हेलमेट, एक डंडी, और कोई असला उनके पास नहीं था। जितने भी नए लड़के थे बस उसी में वो तलाशी लेते थे आने जाने वालों की, उसी में वो चेकिंग करते, और उनका कोई बेचारों का नहीं था कि उनके पास असला था या जैकेटें थी जान बचाने वाली। उसकी सुपरवाइज़र ऑफिसर होता है जो उसको गाइड करता है, लेकिन इन सब की अपनी जिम्मेदारी भी तो है कि देखें ना, महकमा भी इनको ट्रेनिंग दे रहा है, इन्होंने भी वो सारी तदबीरें लेनी है जो अपने आप को सिक्योर कर सकें और बाकियों को भी सिक्योर कराएं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ है कि जितने लोग आज तक शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उन सबको मिलेगा ये, और ये बहुत पॉजिटिव मैयर है, उन तमाम को मिलेगा। इसके साथ साथ हम बहुत से उनको अपने वेलफेयर फंड से रिवार्ड करते रहते हैं, हम भूले नहीं हैं। आप देखें, आप पुलिस में जाइएगा, नेशनल पुलिस मार्टर्स मोनूमेंट हमने बनाया है पाकिस्तान में, वो शहीद हैं जो कि जिन्होंने कुर्बानी दी और अब दुनिया में नहीं रहे। पंजाब और सिंध में तो एडिक्वेट है, तकरीबन 30 लाख हो जाता है। और फिर ये है कि जो जब तक 60 साल की उसकी उम्र होनी है तो उसकी तनख्वाह उसकी विडो को मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर विडो की वफात हो जाती तो बच्चों को टिल द एज ऑफ 18 उसको मिलेगी। और अगर विडो जिंदा रहती है, जब वो 60 साल की एज अटेन करता तो वो फिर पेंशन की भी एंटाइटलमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ये कंपनसेशन है ये बहुत इम्प्रूव हुआ हैगा, और जो एक आम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से किसी हद तक उसको कंपनसेट करता है। जो रकम जो है वो इकट्ठी मिलनी चाहिए। और दूसरा ये है कि प्रोसीजर जो बहुत सिंपल होना चाहिए। जब मैं सिंध पुलिस में IG था, अब वो सन 95, 93, 94 की बात है, उस ज़माने में IG को ऑथराइज़ कर दिया था कि वो सेंक्शन करता था, उसके ऊपर रिवॉल्विंग फंड था, और इमीडिएटली हमारी कोशिश होती थी कि वो पैसे पूरे मिल जाए। और अब तो खैर जो IG जो है उसको फुल पावर्स हैं एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें वो रुकावट नहीं आनी चाहिए।